एजाज चौधरी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर आपने जारी किए थे, आपने प्रिविलेज कमेटी को भी भेजा था, मरहूम ताज हैदर साहब ने उसको चेयर किया, आईजी पंजाब वहाँ पे तशरीफ लाए थे। मेरा टाइम थोड़ा रोक लीजिए सेक्रेटरी साहब, ये इशू बजट से हट के है, फिर बाद में बेमनी। तो आईजी पंजाब भी वहाँ पे आए थे, आईजी प्रिजन्स भी आए थे। ये माशाल्लाह जी प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया सर। इरफान साहब ने तो कर दिया ना सर। आप काश मैं प्रोडक्शन ऑर्डर का इशू ना ही रेज करता तो बच जाते जी। हाँ जी जी ऑन साहब जारी रखें। जी इरफान साहब, आप प्रोडक्शन ऑर्डर तो जारी नहीं कर सकेंगे एजाज चौधरी साहब का, लेकिन इशू ये है कि सर मैं सिर्फ ऐवान की तवज्जो दिला देता हूँ। आई एम श्योर कि ऐवान इसमें कुछ नहीं कर सकेगा। 2 साल हो चुके हैं सर एजाज चौधरी साहब को इस वक्त जेल में, और आज से 4 दिन पहले उनको जो अस्पताल में थे 3 स्टंट्स डले थे, उनका वहाँ ऑपरेट हुआ था। आज से 4 दिन पहले उनको फिर जेल शिफ्ट कर दिया गया। सो गिलानी साहब चेयरमैन साहब वाज काइंड इनफ कि उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को कहा था, ताज हैदर साहब ने चेयर किया था, आईजी पंजाब, आईजी प्रेजेंस, उसमें आके उन्होंने बयान दिया था कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, जैसे वो ठीक हो जाएगा हम पेश कर देंगे। अब क्योंकि उनको जेल में शिफ्ट कर दिया है, तो मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ऐवान से ये है कि अगर वकार मेहदी साहब क्योंकि नए प्रिविलेज के चेयर हैं, अगर वो इसकी एक कमेटी की मीटिंग बुला के आईजी पंजाब से सिर्फ पूछ लें सर इशू एजाज चौधरी का नहीं, इशू इस ऐवान की तकद्दुस का है पड़ा। आज एजाज चौधरी जेल में है, कल को मैं होऊंगा, कल को कोई और भी हो सकता है सर। एक ऐसी रिवायत कायम करते हैं जो आने वाले तमाम किसी भी सेनेटर के लिए होगी, तो इसके लिए कम से कम सिर्फ ऐवान और कुछ नहीं तो हमदर्दी का इजहार ही कर दे सर, बाकी तो जो कुछ कर सकते हैं मुझे अंदाजा है सर। चेयरमैन साहब थैंक यू सो मच जी। प्रेसिडेंट ऑफिसर, सबसे पहले सर एक तो मैं आज इस मौके को फ़ायदा उठाते हुए कहूँगा कि जिस तरीके से ईरान और ईरान की कौम ने इस मौके के ऊपर इजराइल जैसी एक जालिम किस्म की एक बर्बरियत का जिस तरीके से फेस कर रहा है, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आज जो मिसाइल लेबनान, सीरिया, मिस्र, उर्दन के ऊपर से क्रॉस करके जाके ईरान में गिर रहे हैं और उसके बावजूद वो लोग खामोश होकर बैठे हैं, ये कल को मिसाइल किसी जगह भी गिरेंगे। इजराइल का प्लान यकीनन यहाँ रुकने का नहीं है, उसके बाद वो शायद सऊदी अरब पे हर तरफ मुंह करेगा सर, लेकिन इसकी खामोशी जो है वो उसको और तकवीत दे रही है। सो आई एम श्योर कि अगर पाकिस्तानी कौम वाहिद ऐसी पहली कौम थी, इस्लामिक कौम थी सर, जिन्होंने एक मुज़म्मती करारदाद पेश की थी, अगर एक दिन मुकर्रर कर दिया जाए जिस दिन हम फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान और ईरान के मुसलमानों के लिए इकट्ठे एज अ कौम निकल सकें, इस खौफ से हट के कि तहरीक इंसाफ उसमें अपने झंडे इमरान खान के फोटो लेके आएगी, अगर एक ऐसा दिन मुकर्रर कर दिया जाए जिसमें पूरी कौम, वो इतवार का दिन हो, जुमे का दिन हो, ताकि दुनिया देखे कि ईरान के मुसलमान जो भाई हैं वो हमारे भाई हैं, कल को ये बारी किसी की भी आ सकती है। सो मेरी ऐवान से दरखास्त है कि इसके ऊपर भी एक डिस्कशन कर दी जाए। चेयरमैन साहब बजट की तरफ आते हैं सर ये बजट और कुछ नहीं, एदाद व शुमार का एक गोरख धंधा है। बजट में 2 किस्म की रिफ्लेक्शंस होती हैं, एक रिफ्लेक्शन होती है कि पीछे आपकी कारकर्दगी आ रही, और एक रिफ्लेक्शन है कि आगे आप क्या अचीव करना चाह रहे हैं। सर अगर पिछली कारकर्दगी को देखा जाए तो उससे आगे की कारकर्दगी असेस करना बहुत आसान हो जाता है। मैं जब बजट को देख रहा था तो जो सबसे पहली चीज मेरे जहन में आई, वो जो चीज नजर आई वो थी ज़रात। 0.6% की ग्रोथ के साथ आपकी ज़रात ने पिछले साल में तरक्की की है। चेयरमैन साहब, हर कौम की अपनी एक स्पेशलिटी होती है, हर मुल्क की अपनी एक स्पेशलिटी होती है। चाइना की चले जाएं तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करते हैं, सोलर पैनल्स की बात करेंगे। आप कोरिया चले जाएं तो वहां पे टेक्नोलॉजी AI की बात करेंगे, अमेरिका में और टेक्नोलॉजी होगी। सो हर कौम का, हर मुल्क की एक स्पेशलिटी होती है। पाकिस्तान की जो स्पेशलिटी वो आपकी ज़रात है। अगर आपकी ज़रात का शरह ग्रोथ जो है वो 0.6% के हो तो ये हमारे लिए शर्मनाक है। यकीन जानिए चेयरमैन साहब, इस 0.6% को सिस्टमैटिकली इस गवर्नमेंट ने इस हद तक पहुंचाया है। मैंने आज से 2 साल पहले तकरीर की थी और मैंने कहा था कि यूक्रेन से गंदम इंपोर्ट की गई है, वो गंदम इतनी ज्यादा है कि अगले 2 साल में आपकी गंदम अगर आपके पाकिस्तानी ग्रोर्स ग्रो भी करते रहे तब भी आपके पास वाफिर हो जाएगी। और आज हाल यही है कि पिछले 2 सालों से अब यह हो रहा है। और मैं पिछले 1 साल की बात बता दूं, मैंने ये कहा था कि जी हमारा इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट ने जो सपोर्ट प्राइस है वो खत्म कर दी, जो कि इस वक्त हमारी 4000 पे होती थी। हुआ ये कि पिछले साल जब गवर्नमेंट से किसान ने गंदम उगाई सर, उसका खर्चा आ गया 1,40,000।
इनकम होगी 1 लाख। 40,000 एकड़ का नुकसान हुआ, किसान ने गंदम लगानी छोड़ दी। इस साल पाकिस्तान में जो गंदम की आपकी फसल हुई है चेयरमैन साहब, वो 2 करोड़ 78 लाख मैट्रिक टन हुई है। और यकीन जानिए आज से 3 साल पहले जब हमारी गवर्नमेंट थी 2022 में, उस वक्त 2 करोड़ 90 लाख टन थी। यानी कि 2 साल में आपने 20 लाख टन कम गंदम पैदा की। उसकी वजह से इस हुकूमत की पॉलिसियां हैं। आपने सपोर्ट प्राइस बंद कर दी, आपने इंप्लीमेंट्स में लोन देने बंद कर दिए। यानी कि यूरिया की कीमत जो उस वक्त 4300 थी वो आज 6000 पे है। डीएपी जो 6000 की थी आज 12000 है। लेकिन गंदम उस वक्त जो 4500 में बिकती थी हमारे दौर में, आज 2200 पे को खरीदने को तैयार नहीं है। 40 लाख टन गंदम इस वक्त रोल रही है, किसानों की कोई गंदम खरीदने को तैयार नहीं है। यह सिर्फ गंदम का हाल है। अगर आप बाकी जो मेजर फसलें उठा के देख लें चेयरमैन साहब, 2022 में हमारे दौर में चावल की फसल 98,50,000 मैट्रिक टन पैदा हुआ था। आज 2025 में 94,50,000 यानी कि 30 लाख मैट्रिक टन आपने कम पैदा किया। जो गन्ने की फसल है 9 करोड़ मैट्रिक टन हमारे दौर में पैदा हुई थी सर। आज के दौर में 8 करोड़ 79 लाख सिर्फ मैट्रिक टन गन्ना पैदा हुआ सर। मकई की फसल उठा के देख लें, 98 लाख मैट्रिक टन हमारे 2022 में हमारे दौर में पैदा किया गया था किसानों ने। आज 94,50,000 मैट्रिक टन। और यह सिर्फ गंदम की फसलों की जो यील्ड की बात कर रहा हूं। आपकी फसलें कितनी कम, अगर आप सिर्फ कीमतों का तकाबली जायजा ले लें तो गंदम 4500 से 2200 पे आ गई। आपका जो चावल है 8000 मन पे उस वक्त किसान का चावल बिका था हमारे दौर में, आज 5000 मन पे कोई परचेज करने को तैयार नहीं है। जो गन्ना था 450 रुपए मन पे हमारे दौर में बिका करता था, आज 400 रुपए भी गन्ना को लेने को तैयार नहीं। और मकई जो उस वक्त 3400 रुपए मन थी, आज 2000 मन पे आ गई है। आखिर आपने किसान के साथ किया ही क्या है? जिस पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां पे 60% आपकी आबादी ज़राअत से मुंसलिक हो, अगर ज़राअत के साथ आपने ये जुल्म करना है तो पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। और जुल्म चेक करें, इस दफा ज़राई टैक्स लगा दिया। यानी कि एक जिम्मेदार जिसकी 20 या 25 एकड़ के करीब जमीन हो और अगर वो साल में 1,25,000 सिर्फ इनकम, नफे की बात नहीं कर रहा, सिर्फ इनकम कमा ले और 25-30 लाख रुपए इनकम आ जाए, चेयरमैन साहब इस दफा 6 लाख रुपए का ज़राई टैक्स भी लगा दिया गया। भाई आपने IMF की मांगनी है तो मांग लें, तो फिर जुल्म जिम्मेदार क्या पियो? कमाई वो नहीं कर रहा, गंदम की कीमत उसको नहीं मिल रही, मकई उसको पैसे नहीं मिल रहा, ऊपर से ज़राई टैक्स भी लगा दिया। इससे ज्यादा जुल्म चेयरमैन साहब पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत ने किया जो इस वक्त हुकूमत है, जो फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब हुकूमत करने जा रही। आपको नफरत है उन लोगों से जिन्होंने आपको वोट नहीं दिया, आप हमसे हिसाब ले लीजिए, लेकिन पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के किसान से इस तरह का जुल्म मत कीजिए। चेयरमैन साहब महंगाई की तरफ आते हैं, हमें बार बार कहते हैं जी महंगाई कम हो गई। और किस तरफ से महंगाई कम हो गई? 4.7% हमें दिखा दिया महंगाई के चेयरमैन साहब 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। पहला होता है जिसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है खुराक और मशरूबात का। और खुराक में जो सबसे बड़ी चीज होती है वो आपकी आटा, दालें और घी की कीमतें होती हैं। जहां पे आपने किसान की कमर तोड़ के गन्नों की कीमत ही 5000 से 2000 पे लेके आ गए, आटे की कीमत तो कम कर दी, महंगाई तो कम हो रही थी। इस वक्त पाकिस्तान की जो क़ुव्वत खरीद है अवाम की, वो इतनी कम हो चुकी है कि वो प्लाट, घर कुछ ना परचेज कर सकता है और जो बेचने चाहता है उसको लेने वाला तैयार नहीं। 2 करोड़ का घर 1 करोड़ में, 50 लाख का कोई लेने। पाकिस्तान में हाउसिंग इंडस्ट्री बैठ गई है। सो आपकी खुराक कीमतें वैसे कम हो गई, हाउसिंग इंडस्ट्री वैसे बैठ गई, लोगों की कुव्वत खरीद है कोई नहीं, आपने महंगाई कर दी। हजूर आपने महंगाई खत्म नहीं की, आपने पाकिस्तान के अवाम को खत्म किया है। ये महंगाई का नारा मार मार के इस वक्त पाकिस्तान की अवाम जीने को तरसती है, क्योंकि आप कहते हैं महंगाई। इस महंगाई में 1 लाख रुपए जिसकी तनख्वाह है वो भी गुजारा नहीं कर सकता। हमें कहते हैं जी टैक्सेस कम कर दिए। टैक्सेस आपने यकीनन लाख रुपए वाले पे कम किए होंगे, लेकिन जो आपने इनडायरेक्ट टैक्स लगाया है उसका हिसाब कौन देगा? कार्बन लेवी आपने बढ़ा दी, 2 रुपए लीटर पेट्रोल क्यों गरीब भरेगा? आपने उसके बाद फ्यूल के ऊपर सब्सिडीज खत्म कर दी, आपने बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी। ये कल को जो आपने बचत दी है, ये सारा मंजूर तबका जो है ना, ये कल को पे करके जाएगा। अगला सब्जेक्ट जी, साउथ पंजाब। 4 सड़कें जी हमें दी है साउथ पंजाब में। एक डेरा गाजी खान में टूल प्लाजा कहीं कनेक्ट कर दिया, एक खानेवाल में टूल प्लाजे के साथ कनेक्ट कर दिया जैसे लेमल वैली ने कहा, एक तौसा में दी थी और एक रहीमिया खान में। 4 हमें मेन सड़कें दी थी 10 या 12 रोड पर। हजूर हमें सड़कें नहीं चाहिए, हमें एक सूबा चाहिए था। काश आप ये 10-12 अरब की लॉलीपॉप देने की बजाय हमें हमारा सूबा ही दे देते। एक सिविल सेक्रेटरी साउथ पंजाब का बनाया था 4.5 अरब खर्च करके मुल्तान में, आज वहां पे गधे घोड़े बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये हुकूमत नफरत करती है जनूबी पंजाब के लोगों से। आप पंजाब की बांट नहीं चाहते, मत कीजिए। ये कोई मुगलाना तर्ज हुकूमत नहीं है।
कि यहां पे सूबों की बात नहीं हो सकती। 10 अरब की सड़क मत दीजिए, हमें हमारा सूबा दीजिए। और उसकी मैंने मंतक दी थी, मैंने कहा था 27 सूबे जिले हैं इस वक्त पूरे जनूबी पंजाब, पूरे पंजाब में। ऊपर अपर पंजाब में 27 सूबे हैं, जनूबी पंजाब में 12 जिले हैं पड़े। उन 12 जिलों में इस वक्त हमारे पास, मैं सिर्फ स्कूलों की आपकी स्पीड बता के दे दूं सर, 50,112 स्कूल हैं 27 जिलों में जो कि अपर पंजाब में है, और जनूबी पंजाब के 12 जिलों में 13,000 स्कूल, इसमें हायर सेकेंडरी प्राइमरी सारे स्कूल शामिल हैं। आपके जो टीचिंग हॉस्पिटल हैं, अपर पंजाब के 27 इजला में 23 टीचिंग हॉस्पिटल है, जनूबी पंजाब के 12 इजला में सिर्फ 5 टीचिंग हॉस्पिटल है। DHQs अपर पंजाब में 34 है, हमारे साउथ पंजाब में सिर्फ 8 है। और BHUs बेसिक हेल्थ यूनिट अपर पंजाब के 27 इजला में 2461 है, हमारे पास सिर्फ 730 है। तो मेरा ये आप 10 अरब की सड़कें हमें क्यों देते, हमें हमारा सूबा क्यों नहीं देते? आखिर ऐसी कौन सी चीज है, कहां पे ऐसा इल्हाम लिखा है कि सूबों की बांट नहीं हो सकती? इस 10 अरब की सड़कों से मेरा पेट नहीं भरने लगा। जनूबी पंजाब के लोग आप पे राजी नहीं है, यकीन जानिए। 18 में भी उन्होंने आपको वोट नहीं दिया था, 24 में भी नहीं दिया था, 30 में भी नहीं देंगे, अगले 50 साल नहीं देंगे, क्योंकि उनका वोट इमरान खान का है। लेकिन आपकी नफरत उनके गुस्से को कम नहीं कर सकती। चेयरमैन साहब, काश के इस वक्त सूबे के पैसे रख लिए जाते। अगला पॉइंट सर, एजुकेशन और हेल्थ के हवाले से, ऑल्दो मैं समझता हूं एजुकेशन एक सब्जेक्ट इस वक्त डिवॉल्व हो चुका है 18वीं तरमीम के बाद, और हेल्थ भी, लेकिन चेयरमैन साहब HEC का 61 अरब को इन्होंने करके 48 अरब रुपए कर दिया, और 40 अरब कर दिया, 20 अरब का पैसे टोटल HEC के कम कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, HEC क्या है? ये ग्रांट्स देता है, ये स्कॉलरशिप्स देता है उन तमाम बच्चों के लिए जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटीज वहां फंडिंग होती है, उनकी ग्रांट स्कॉलरशिप कम करके हम दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हमारी नेशनल प्रायोरिटीज क्या है, हम नॉलेज इकॉनमी चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये वो नोशन है जो दुनिया को बता रहे हैं कि हमें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, हमें और इंजीनियर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम हर चीज चाइना से मंगा, हम तो अपना साइकिल नहीं बना सकते। लेकिन आपने एजुकेशन HEC का बजट करके दुनिया को जो पैगाम दिया है कि तालीम हमारी बेसिक प्रायोरिटीज अब नहीं रह चुकी, इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। हेल्थ सब्जेक्ट, हेल्थ इस्लामाबाद का सब्जेक्ट है, ऑल्दो आई बिलीव कि ठीक है, इसमें उसको में तकरीबन 8 अरब की कमी कर दी। वजह क्योंकि जी इस्लामाबाद में शायद चेयरमैन साहब जो इस्लामाबाद के हॉस्पिटल हैं, या KP से भी लोग आते हैं, बलूचिस्तान से आते हैं, GB कश्मीर से आते हैं, इनका बजट कम करके आपने बेसिक हेल्थ यूनिट वैसे प्राइवेटाइज कर दिए, इंसाफ कार्ड वैसे खत्म कर दिया, इनका बजट भी कम है, इसको भी रिव्यू कीजिए। एंड आई एम श्योर, आखिरी चीज की तरफ आ रहा हूं चेयरमैन साहब, मेरा एक सवाल है इस पूरी आवाम से। आज से 3 साल पहले एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटा दिया गया, एक इलेक्टेड वजीर आजम को हटा दिया गया, और हमें क्या बताया गया कि जनाब ये लोग अवाम की फलाह के लिए कुछ नहीं करें। आप ये देखिए कि पिछले 3 साल की जो मैंने फिगर्स बताई हैं, कोई एक ऐसा काम बताइए इस हुकूमत ने 3 साल में किया हो जिसकी वजह से यह साबित कर सके कि हमें इन्होंने जायज हटाया था। चेयरमैन साहब, कोई 10,000 नौकरियों का हिसाब दे दे, कुछ ऐसा बता दे कि 3 साल में अचीव किया गया। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को अडियाला डाल के आपने क्या साबित किया? मैं आपको फिगर्स बताता हूं चेयरमैन साहब, एंड आप हैरान हो जाएंगे। 6.5%, बस खत्म होने वाला सब, आखिरी 1 मिनट, 6.2% पे हमारी GDP ग्रो कर रही थी 2022 में, जिस वक्त इमरान खान साहब वजीर आजम थे। आज 2.7% पे। चेयरमैन साहब, आखिर इस हुकूमत को क्यों हटाया गया? आखिर क्यों जो सर्विसेज 6.7% पे ग्रो कर रही थी आज 5% पे ग्रो करी, आखिर क्यों हटाया गया उसको? आखिर वो जो सनत जो 7% पे जा रही थी आज 2.8% पे जा रही है, उसको हटाने की वजह ही क्या थी? और वो ज़राअत जो 4.2% पे जा रही थी आज 0.6% पे ग्रो कर रही है, आखिर वजह क्या थी? वजह उस वक्त आवाम की फलाह नहीं थी, वजह अना थी, वजह यह थी कि शख्स आपको पसंद नहीं था, वजह यह हुक्मरानी थी, यह कुर्सी थी। आप मान लीजिए कि 3 साल में आपने कुछ भी नहीं किया, अवाम के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय आप लोगों के अलावा। हुकूमतें आपकी हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेकर सूबाई हुकूमतें आपकी हैं, अवाम के लिए इसमें कुछ नहीं है। आपके बच्चे भी आज इलाज के लिए बाहर जाते हैं, आपके बच्चे भी तालीम के लिए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को, वजीर आजम को, इमरान खान को जेल में डालने के लिए। चेयरमैन साहब, बता दूं, इस वक्त एक शख्स अडियाला में बंद नहीं है, 25 करोड़ अवाम बंद है, और जिससे 25 करोड़ अवाम ने फैसला कर दिया अडियाला की जेल से बाहर निकलने का, आप और मैं कोई नहीं रोक सकेगा। यकीन जानिए, लोगों की आंखों में जाके देखिए, लोगों की आंखों में जाके देखिए कि इमरान खान उनके दिलों
दिलों में बसता है। और जिस दिन ये नफरत ऊपर बढ़ गई ना, यकीन जाने सलाखें बहुत छोटी हैं डियाला की, ये सब टूट जाएगा। इससे पहले कि लोग इनकलाब की तरफ जाएं, अकल के नाखून लेके उसको उसका इंसाफ दीजिए। आज आपने उसकी बीवी बुशरा बीबी को जिस भी केस में वहां पे रखा हुआ है, ये जुल्म ज्यादा अरसा बरकरार नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं, जब इमरान खान वापस आएगा इसी जगह वजीर आज़म होगा और इस मुल्क में सही हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। थैंक यू ओन साहब, थैंक यू वेरी मच।